सच जरूरी है। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। मंडी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, टैक्सी में गृह मंत्रालय का बोर्ड लगाकर घूमता था। फिर डरा रहा कोरोना, देश में 1252 हुए एक्टिव केस, केरल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। देहरादून विधायक खरीदी फरोख्त मामले में CBI की जांच तेज, कई नेताओं को भेजे गए नोटिस। अब खबरें विस्तार से। मंडी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, टैक्सी में गृह मंत्रालय का बोर्ड लगाकर घूमता था, फिर भी पुलिस को नहीं लगी भनक। हिमाचल के मंडी बल्क हलके के चंडयाल का रहने वाला दुष्यंत गृह मंत्रालय का फर्जी बोर्ड टैक्सी पर लगाकर कई महीनों तक लोगों को भ्रमित करता रहा। यह टैक्सी मंडी व बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूमती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दुष्यंत अपने साथ अजय के साथ मिलकर नौकरी दिलाने व विदेश भेजने के नाम पर लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए का ठगी कर चुका है। दोनों युवकों ने खुद को केंद्र सरकार की कमी बताकर कई बेरोजगार युवाओं को झांसे में लिया, संबंध व पहचान का झूठा दावा करते हुए मोटी रकम ऐंठ ली। पीड़ितों में से कुछ ने जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर मंडी जिला में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया, मगर मामला दर्ज होने के 3 दिन बीत जाने के बावजूद मंडी और बिलासपुर की पुलिस अभी तक दुष्यंत का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग के नाम का दुरुपयोग सरेआम होता रहा है और प्रशासन अनजान बना रहा। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस सजग होती तो यह फर्जीवाड़ा पहले ही सामने आ जाता। इस मामले में कोटली पुलिस एक आरोपित अजय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। अकेले कोटली पुलिस चौकी में 46 लाख से अधिक की ठगी की शिकायत आई है। प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने लोगों से ठगा पैसा मौज मस्ती पर खर्च कर दिया। मंडी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, टैक्सी में गृह मंत्रालय का बोर्ड लगाकर घूमता था, फिर भी पुलिस को नहीं लगी भनक। हिमाचल के मंडी बल्क हलके के चंडयाल का रहने वाला दुष्यंत गृह मंत्रालय का फर्जी बोर्ड टैक्सी पर लगाकर कई महीनों तक लोगों को भ्रमित करता रहा। यह टैक्सी मंडी व बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूमती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दुष्यंत अपने साथ अजय के साथ मिलकर नौकरी दिलाने व विदेश भेजने के नाम पर लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए का ठगी कर चुका है। दोनों युवकों ने खुद को केंद्र सरकार की कमी बताकर कई बेरोजगार युवाओं को झांसे में लिया, संबंध व पहचान का झूठा दावा करते हुए मोटी रकम ऐंठ ली। पीड़ितों में से कुछ ने जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर मंडी जिला में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया, मगर मामला दर्ज होने के 3 दिन बीत जाने के बावजूद मंडी और बिलासपुर की पुलिस अभी तक दुष्यंत का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग के नाम का दुरुपयोग सरेआम होता रहा है और प्रशासन अनजान बना रहा। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस सजग होती तो यह फर्जीवाड़ा पहले ही सामने आ जाता। इस मामले में कोटली पुलिस एक आरोपित अजय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। अकेले कोटली पुलिस चौकी में 46 लाख से अधिक की ठगी की शिकायत आई है। प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने लोगों से ठगा पैसा मौज मस्ती पर खर्च कर दिया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। फिर डरा रहा कोरोना, देश में 1252 हुए एक्टिव केस, केरल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1252 पहुंच गई है और अभी तक कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 325 है। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई से है।
महाराष्ट्र एक्टिव केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत भी हुई है। यह व्यक्ति पंजाब के लुधियाना में काम करता था और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहां उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड से कुल 13 मौतें हुई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के थाने में कोविड पॉजिटिव एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई थी। थाने में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के एक युवक की भी मौत हुई थी। इससे पहले 17 मई को भी बेंगलुरु में 84 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई थी। हालांकि 24 मई को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। आइए जानते हैं भारत में कौन कौन से वेरिएंट मिले। केरल में भी 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। देश में बाकी जगहों से भी जांच सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है, जाकि नए वेरिएंट्स के बारे में पता लग सके। डॉक्टर ने बताया कि मामले बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोरोना वायरस पर WHO ने क्या कहा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोविड के इन वेरिएंट को चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट की सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सबलाइनेजेशन के मामले भी मिले हैं। फिर डरा रहा कोरोना। देश में 1252 हुए एक्टिव केस। केरल, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1252 पहुंच गई है और अभी तक कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 325 है। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई से है। महाराष्ट्र एक्टिव केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत भी हुई है। यह व्यक्ति पंजाब के लुधियाना में काम करता था और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहां उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड से कुल 13 मौतें हुई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के थाने में कोविड पॉजिटिव एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई थी। थाने में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के एक युवक की भी मौत हुई थी। इससे पहले 17 मई को भी बेंगलुरु में 84 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई थी। हालांकि 24 मई को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। आइए जानते हैं भारत में कौन कौन से वेरिएंट मिले। केरल में भी 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। देश में बाकी जगहों से भी जांच सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है, जाकि नए वेरिएंट्स के बारे में पता लग सके। डॉक्टर ने बताया कि मामले बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोरोना वायरस पर WHO ने क्या कहा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोविड के इन वेरिएंट को चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट की सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सबलाइनेजेशन के मामले भी मिले हैं।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून विधायक खरीद फरोख्त मामले में सीबीआई की जांच तेज, कई नेताओं को भेजे गए नोटिस। उत्तराखंड की राजनीति में वर्ष 2016 में हुए चर्चित दल बदल प्रकरण में सीबीआई की जांच जारी है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को तलब किया है, जिनमें कैबिनेट मंत्री व विधायक शामिल है। सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों में तलब किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध चल रही जांच में गवाही देने के लिए बुलाए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि मार्च 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बाहर आने से प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित स्थिति को उपस्थित नहीं हो सके। अब सीबीआई के कार्यकाल तेज करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई अन्य नेताओं को नोटिस भेजकर तलब किया गया है। मामले में एक भाजपा विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उधर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध सीबीआई जांच गतिमान है, जिसमें उन्हें भी बयान देने के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी ने बुलाया है। इस पूरे प्रकरण में हरीश रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित कई अन्य नेता और विधायक सीबीआई की जांच के दायरे में है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई एक पहलू की गहनता से जांच कर रही है। देहरादून विधायक खरीद फरोख्त मामले में सीबीआई की जांच तेज, कई नेताओं को भेजे गए नोटिस। उत्तराखंड की राजनीति में वर्ष 2016 में हुए चर्चित दल बदल प्रकरण में सीबीआई की जांच जारी है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को तलब किया है, जिनमें कैबिनेट मंत्री व विधायक शामिल है। सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों में तलब किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध चल रही जांच में गवाही देने के लिए बुलाए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि मार्च 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बाहर आने से प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित स्थिति को उपस्थित नहीं हो सके। अब सीबीआई के कार्यकाल तेज करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई अन्य नेताओं को नोटिस भेजकर तलब किया गया है। मामले में एक भाजपा विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उधर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध सीबीआई जांच गतिमान है, जिसमें उन्हें भी बयान देने के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी ने बुलाया है। इस पूरे प्रकरण में हरीश रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित कई अन्य नेता और विधायक सीबीआई की जांच के दायरे में है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई एक पहलू की गहनता से जांच कर रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल, हेली कर्मियों व पुलिस में मारपीट, कहीं घायल। चार्टर विमान से केदारनाथ पहुंचे यात्रियों को वीआईपी दर्शन कराने को लेकर पुलिस व हेली कर्मियों के बीच मारपीट हो गई।
आरोप है कि मारपीट में हेली कंपनी के एक कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई है। उसका केदारनाथ अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम में 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। इस गतिरोध के चलते हेली कंपनियों ने अपराह 3 बजे बाद धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया। इससे पहले सुबह प्रतिकूल मौसम के चलते इक्का दुक्का उड़ान ही हो पाई। उधर मामले में देर शाम तक सुलह समझौते के प्रयास चल रहे थे। जानकारी के अनुसार बुधवार को अपराह 3 बजे एक चार्टर विमान 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा है। हेलीपैड से यात्रियों को लेकर जैसे ही हेली कंपनी का कर्मचारी वीआईपी लाइन में पहुंचा, वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया। इससे उनमें विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि पुलिस का एक दारोगा हेली कर्मचारी को कमरे ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे हेली कर्मचारी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई है। घटना की जानकारी जैसे ही हेली कंपनियों के कर्मचारियों को मिली, सभी हेली सेवाएं बंद कर मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। आरोपी है कि मंदिर परिसर में पुलिस व हेली कर्मचारियों के बीच फिर मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि विवाद के बीच दर्शन की प्रक्रिया जारी है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि सभा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद करने की मांग रख चुकी है। आरोप है कि पुलिस का एक दरोगा हेली कर्मचारियों को कमरे ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे हेली कर्मचारी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई। घटना की जानकारी जैसे हेली कंपनियों के कर्मचारियों को मिली, सभी हेली सेवाएं बंद कर मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। आरोप है कि मंदिर परिसर में पुलिस व हेली कर्मचारियों के बीच फिर मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि विवाद के बीच दर्शन की प्रक्रिया जारी रही। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि सभा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद करने की मांग रख चुके हैं। केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल, हेली कर्मियों व पुलिस में मारपीट, कहीं घायल। चार्टर विमान से केदारनाथ पहुंचे यात्रियों को वीआईपी दर्शन कराने को लेकर पुलिस व हेली कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि मारपीट में हेली कंपनी के एक कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई है। उसका केदारनाथ अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम में 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। इस गतिरोध के चलते हेली कंपनियों ने अपराह 3 बजे बाद धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया। इससे पहले सुबह प्रतिकूल मौसम के चलते इक्का दुक्का उड़ान ही हो पाई। उधर मामले में देर शाम तक सुलह समझौते के प्रयास चल रहे थे। जानकारी के अनुसार बुधवार को अपराह 3 बजे एक चार्टर विमान 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा है। हेलीपैड से यात्रियों को लेकर जैसे ही हेली कंपनी का कर्मचारी वीआईपी लाइन में पहुंचा, वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया। इससे उनमें विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि पुलिस का एक दारोगा हेली कर्मचारी को कमरे ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे हेली कर्मचारी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई है। घटना की जानकारी जैसे ही हेली कंपनियों के कर्मचारियों को मिली, सभी हेली सेवाएं बंद कर मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। आरोपी है कि मंदिर परिसर में पुलिस व हेली कर्मचारियों के बीच फिर मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि विवाद के बीच दर्शन की प्रक्रिया जारी है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि सभा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद करने की मांग रख चुकी है। आरोप है कि पुलिस का एक दरोगा हेली कर्मचारियों को कमरे ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे हेली कर्मचारी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई। घटना की जानकारी जैसे हेली कंपनियों के कर्मचारियों को मिली, सभी हेली सेवाएं बंद कर मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। आरोप है कि मंदिर परिसर में पुलिस व हेली कर्मचारियों के बीच फिर मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि विवाद के बीच दर्शन की प्रक्रिया जारी रही। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि सभा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद करने की मांग रख चुके हैं।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जासूसी के शक में जैसलमेर का सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, बिना परमिशन पहुंच गया था पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद से देश भर में जांच एजेंसियां एक्टिव है और ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है और पाकिस्तान का साथ दिया है। जांच में अलग अलग राज्यों से कई ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसी कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर से एक गिरफ्तारी हुई है। जैसलमेर से एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। आरोपी का नाम शंकुर खान बताया जा रहा है। शंकुर खान जैसलमेर जिले का ही रहने वाला है और रोजगार कार्यालय में क्लर्क है। पुलिस ने बुधवार की शाम को उसे हिरासत में लिया। अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आरोपी शंकुर खान को जैसलमेर से हिरासत में लेने के बाद जयपुर ला रही है। जांच में पता चला है कि आरोपी बिना अनुमति के पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से पाकिस्तान जाने के लिए उसे विभाग से मंजूरी लेनी चाहिए थी। सुरक्षा एजेंसी ने पाया कि उसकी गतिविधियां भी पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध थी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में किए गए मिसाइल अटैक को भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम किया था। पाकिस्तान से मिसाइल के कुछ टुकड़े शंकुर खान के घर में भी गिरे थे और बड़ा हिस्सा पाक के खेत में गिरा था, जिसे सेना ने अगले दिन डिफ्यूज किया था। आशंका जताई जा रही है कि शंकुर खान का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ सकता है। पूछताछ खत्म होने के बाद पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। जासूसी के शक में जैसलमेर का सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, बिना परमिशन पहुंच गया था पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद से देश भर में जांच एजेंसियां एक्टिव है और ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है और पाकिस्तान का साथ दिया है। जांच में अलग अलग राज्यों से कई ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसी कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर से एक गिरफ्तारी हुई है। जैसलमेर से एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। आरोपी का नाम शंकुर खान बताया जा रहा है। शंकुर खान जैसलमेर जिले का ही रहने वाला है और रोजगार कार्यालय में क्लर्क है। पुलिस ने बुधवार की शाम को उसे हिरासत में लिया। अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आरोपी शंकुर खान को जैसलमेर से हिरासत में लेने के बाद जयपुर ला रही है। जांच में पता चला है कि आरोपी बिना अनुमति के पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से पाकिस्तान जाने के लिए उसे विभाग से मंजूरी लेनी चाहिए थी। सुरक्षा एजेंसी ने पाया कि उसकी गतिविधियां भी पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध थी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में किए गए मिसाइल अटैक को भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम किया था। पाकिस्तान से मिसाइल के कुछ टुकड़े शंकुर खान के घर में भी गिरे थे और बड़ा हिस्सा पाक के खेत में गिरा था, जिसे सेना ने अगले दिन डिफ्यूज किया था। आशंका जताई जा रही है कि शंकुर खान का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ सकता है। पूछताछ खत्म होने के बाद पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विराट कोहली के निशाने पर कायरन पोलार्ड और शोएब मलिक का रिकॉर्ड, कोई भी इंडियन नहीं कर सका ऐसा। आईपीएल 2025 में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है। भले ही विराट कोहली टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन टीम की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आज भी उन्हीं के कंधों पर है। विराट कोहली अपनी इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभा भी रहे हैं। वह इस सीजन बल्ले से काफी अच्छे लय में दिख रहे हैं। विराट कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल से काफी जल्दी संन्यास ले लिया। इसी बीच वह एक महारिकॉर्ड के काफी करीब आ गए, जिसके बाद वह वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड और पाकिस्तान के शोएब मलिक को पछाड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह रिकॉर्ड क्या है और विराट कोहली को आगे निकलने के लिए कितने रनों का जरूरत है। टीम इंडिया और आरसीबी के रन मशीन विराट कोहली T20 क्रिकेट से महान बल्लेबाजियों में से एक है। उन्होंने T20 क्रिकेट में
412 मैच खेले हैं। विराट कोहली सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। विराट कोहली अभी आईपीएल में 3 और मुकाबले खेल सकते हैं, जहां वह बड़ी आसानी से इन दोनों बल्लेबाजों को इस लिस्ट में पीछे कर सकते हैं। कायरन पोलार्ड को पछाड़ने के लिए विराट कोहली को 50 रन और शोएब मलिक को पीछे करने के लिए 84 रनों की जरूरत है। विराट कोहली को मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये टारगेट उनके लिए काफी आसान सा लग रहा है। विराट कोहली 29 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच खेलेंगे। इस मुकाबले में विराट कोहली अगर अच्छी पारी खेलते हैं तो उनके पास इन दोनों का पछाड़ने का मौका है। आज तक कोई भी भारतीय इस मुकाम को हासिल नहीं कर सका है। विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। विराट कोहली ने आईपीएल 2025 की 13 पारियों में 60.20 की औसत और 147.51 की स्ट्राइक रेट से कुल 602 रन बनाए हैं। आरसीबी की जीत में विराट कोहली का इस बार काफी अहम रोल रहा है। विराट कोहली के निशाने पर कायरन पोलार्ड और शोएब मलिक का रिकॉर्ड कोई भी इंडियन नहीं कर सका ऐसा। आईपीएल 2025 में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है। भले ही विराट कोहली टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन टीम की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आज भी उन्हीं के कंधों पर है। विराट कोहली अपनी इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभा भी रहे हैं। वह इस सीजन बल्ले से काफी अच्छे लय में दिख रहे हैं। विराट कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से काफी जल्दी संन्यास ले लिया। इसी बीच वह एक महारिकॉर्ड के काफी करीब आ गए, जिसके बाद वह वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड और पाकिस्तान के शोएब मलिक को पछाड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह रिकॉर्ड क्या है और विराट कोहली को आगे निकलने के लिए कितने रनों का जरूरत है। टीम इंडिया और आरसीबी के रन मशीन विराट कोहली टी20 क्रिकेट से महान बल्लेबाजियों में से एक है। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 412 मैच खेले हैं। विराट कोहली सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। विराट कोहली अभी आईपीएल में 3 और मुकाबले खेल सकते हैं, जहां वह बड़ी आसानी से इन दोनों बल्लेबाजों को इस लिस्ट में पीछे कर सकते हैं। कायरन पोलार्ड को पछाड़ने के लिए विराट कोहली को 50 रन और शोएब मलिक को पीछे करने के लिए 84 रनों की जरूरत है। विराट कोहली को मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये टारगेट उनके लिए काफी आसान सा लग रहा है। विराट कोहली 29 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच खेलेंगे। इस मुकाबले में विराट कोहली अगर अच्छी पारी खेलते हैं तो उनके पास इन दोनों का पछाड़ने का मौका है। आज तक कोई भी भारतीय इस मुकाम को हासिल नहीं कर सका है। विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। विराट कोहली ने आईपीएल 2025 की 13 पारियों में 60.20 की औसत और 147.51 की स्ट्राइक रेट से कुल 602 रन बनाए हैं। आरसीबी की जीत में विराट कोहली का इस बार काफी अहम रोल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मोस आकाश आत्मनिर्भर भारत की पहली जंग में फुस हुए चीनी हथियार। चर्चित अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया मेक इन इंडिया की जीत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय हथियारों को लेकर है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत अब तक लड़ाकू विमानों का इंजन क्यों नहीं बना पाया। इन सवालों के पीछे कई फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। 2014 के बाद भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में असली परिवर्तन का काम शुरू हुआ। अब जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को बुनियाद पर स्वदेशी हथियारों को बनाने का लक्ष्य रखा, इसका मकसद था विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करते हुए भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत पर हमले शुरू किए, तो फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असली परीक्षा शुरू हुई। अमेरिका के वॉर इंस्टीट्यूट में शहरी लड़ाई पढ़ाने वाले पूर्व अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस संघर्ष को लेकर अपना एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के मैदान में असली विजेता साबित हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत ने न सिर्फ ये परीक्षा पास की है, बल्कि दुश्मनों और दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब वो देश है जो अपनी लड़ाई खुद के हथियारों से, खुद के आकाश में और खुद की शर्तों पर लड़ता है।
मोदी सरकार ने 2014 के बाद रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के दरवाजे को 74% तक खोल दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया और कई एडवांस सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, K9 व्रज और AK-203 जैसे तेजी से चलने वाले हथियार स्वदेशी उत्पादन में बनाने शुरू किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश चला गया कि आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका है, जो खुद के बनाए हथियारों से लड़ता है और जीतता है। पाकिस्तान की हार सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक झूठ की हार थी जिसमें वह चीनी हार्डवेयर के दम पर ताकतवर बनने का भ्रम पाल रहा था। हालांकि भारत को अभी भी लड़ाकू विमानों के निर्माण पर काम करना होगा और लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का तीसरी लहर शुरू हो गई है और अगले 10 सालों में भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने बड़ी बड़ी शक्तियों का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मोस आकाश आत्मनिर्भर भारत की पहली जंग में फुस हुए चीनी हथियार, चर्चित अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया मेक इन इंडिया की जीत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय हथियारों को लेकर है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत अब तक लड़ाकू विमानों का इंजन क्यों नहीं बना पाया। इन सवालों के पीछे कई फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। 2014 के बाद भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में असली परिवर्तन का काम शुरू हुआ। अब जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को बुनियाद पर स्वदेशी हथियारों को बनाने का लक्ष्य रखा, इसका मकसद था विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करते हुए भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत पर हमले शुरू किए, तो फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असली परीक्षा शुरू हुई। अमेरिका के वॉर इंस्टीट्यूट में शहरी लड़ाई पढ़ाने वाले पूर्व अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस संघर्ष को लेकर अपना एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के मैदान में असली विजेता साबित हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत ने न सिर्फ ये परीक्षा पास की है, बल्कि दुश्मनों और दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब वो देश है जो अपनी लड़ाई खुद के हथियारों से, खुद के आकाश में और खुद की शर्तों पर लड़ता है। मोदी सरकार ने 2014 के बाद रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के दरवाजे को 74% तक खोल दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया और कई एडवांस सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, K9 व्रज और AK-203 जैसे तेजी से चलने वाले हथियार स्वदेशी उत्पादन में बनाने शुरू किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश चला गया कि आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका है, जो खुद के बनाए हथियारों से लड़ता है और जीतता है। पाकिस्तान की हार सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक झूठ की हार थी जिसमें वह चीनी हार्डवेयर के दम पर ताकतवर बनने का भ्रम पाल रहा था। हालांकि भारत को अभी भी लड़ाकू विमानों के निर्माण पर काम करना होगा और लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का तीसरी लहर शुरू हो गई है और अगले 10 सालों में भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने बड़ी बड़ी शक्तियों का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 5 साल में दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बना नोएडा, एनसीआर में दूसरे नंबर पर गुरुग्राम। दुनिया भर के निवेशकों की पसंद बना नोएडा अब देश की प्रमुख सिलिकॉन सिटी की टॉप 10 लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एनसीआर की बात करें तो नोएडा के साथ गुरुग्राम भी कदम ताल कर रहा है। पिछले 5 साल में आईटी सेक्टर में निवेश के मामले में नोएडा एनसीआर में पहले और गुरुग्राम दूसरे नंबर पर है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में गुरुग्राम ने अपनी स्थिति सुधारी है। 2023-24 में देश के जिन 10 प्रमुख शहरों में आईटी कंपनियों ने निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई, उनमें नोएडा 7वें और गुरुग्राम 6वें नंबर पर रहा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद आईटी सेक्टर में नोएडा की स्थिति और मजबूत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनसीआर में आईटी सेक्टर में निवेश की बात करें तो 5 साल में नोएडा नंबर 1 है। 2019 से 2024 तक आईटी सेक्टर में यहां 2,11,614 करोड़ 61 लाख रुपए का निवेश हुआ है। गुरुग्राम में इस दौरान आईटी सेक्टर में 1,56,339 करोड़ 88 लाख रुपए का निवेश हुआ है। बता दें कि 5 साल के दौरान नोएडा में ओवरऑल निवेश प्रस्तावों में 470% की वृद्धि हुई है। आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। आईटी सेक्टर में जिले का पहला सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। 48 एकड़ में बनने वाले पार्क में 13 कंपनियां निवेश करेंगी। आईटी सेक्टर में अब तक 97 कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। पिछले 5 साल में दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बना नोएडा। एनसीआर में दूसरे नंबर पर गुरुग्राम। दुनिया भर के निवेशकों की पसंद बना नोएडा अब देश की प्रमुख सिलिकॉन सिटी की टॉप 10 लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एनसीआर की बात करें तो नोएडा के साथ गुरुग्राम भी कदम ताल कर रहा है। पिछले 5 साल में आईटी सेक्टर में निवेश के मामले में नोएडा एनसीआर में पहले और गुरुग्राम दूसरे नंबर पर है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में गुरुग्राम ने अपनी स्थिति सुधारी है। 2023-24 में देश के जिन 10 प्रमुख शहरों में आईटी कंपनियों ने निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई, उनमें नोएडा 7वें और गुरुग्राम 6वें नंबर पर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद आईटी सेक्टर में नोएडा की स्थिति और मजबूत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनसीआर में आईटी सेक्टर में निवेश की बात करें तो 5 साल में नोएडा नंबर 1 है। 2019 से 2024 तक आईटी सेक्टर में यहां 2,11,614 करोड़ 61 लाख रुपए का निवेश हुआ है। गुरुग्राम में इस दौरान आईटी सेक्टर में 1,56,339 करोड़ 88 लाख रुपए का निवेश हुआ है। बता दें कि 5 साल के दौरान नोएडा में ओवरऑल निवेश प्रस्तावों में 470% की वृद्धि हुई है। आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। आईटी सेक्टर में जिले का पहला सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर पुलिस ने 14 हुक्का पार्लरों समेत 17 जगहों पर मारा छापा। रात भर चला पुलिस का ऑपरेशन एक्स। ऑपरेशन एक्स के तहत नागपुर में मादक पदार्थों की विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मिशन एक्स की मदद से टेक्सास स्मोक के 14 हुक्का पार्लर सहित 17 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया, जबकि 32 स्थान पर सर्च ऑपरेशन रात भर चला। नागपुर में 26 आरोपियों के खिलाफ 16 प्रकरण विविध थानों में दर्ज किए गए। इसकी जानकारी नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने दी। नागपुर में तेजी से बढ़ती ई सिगरेट और हुक्का उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए नागपुर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। ऑपरेशन टंडर के अंतर्गत टेक्सास नमक चर्चित स्मोक शॉप श्रृंखला में एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई। नागपुर पुलिस ने टेक्सास स्मोक शॉप पर की रेड। पूरी प्लानिंग से की गई छापेमारी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 43.37 लाख रुपए का प्रतिबंध और खतरनाक सामग्री जब्त की गई। जिन जगहों पर छापा मारा गया वहां पर खुलेआम ई सिगरेट, हुक्का पॉट, फ्लेवर निकोटीन लिक्विड्स, गांजा पेपर, चारकोल, गन टाइम लाइटर जैसे उत्पादक बेचे रहा। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नागपुर में चल रहे टेक्सास स्मोक शॉप चेन में बड़े पैमाने पर प्रतिबंध और हानिकारक सामग्री बेची जा रही है। दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू, तंबाकूजन्य हुक्का पार्लर, हुक्का पॉट, ई सिगरेट, तंबाकू और इंपोर्टेड सिगरेट बेची जा रही है। नागपुर पुलिस कमिश्नर को जब यह सूचना मिली तब उन्होंने एक साथ सभी शॉप और गोदाम पर छापा मारने का सीक्रेट प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन एक्स एक नाम दिया गया। पहले सभी दुकान और गोदाम सहित 17 स्थानों की चिन्हित किया गया। लगभग 150 पुलिस कर्मचारियों को मिलाकर 16 दस्ते तैयार किए गए। सभी दस्ते में क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी, 3 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। किसी भी दल को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। सभी दल
दलों के एक एक पुलिस थाने के नाम का लिफाफा दिया गया। लिफाफे में दी गई जानकारी के अनुसार सभी को छापा मारना था। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नागपुर में ये कैसे पहुंच रहा था, इसकी जानकारी उन्हें गुप्त सूचना पर मिली थी। नागपुर पुलिस ने 14 हुक्का पार्लरों समेत 17 जगहों पर मारा छापा। रात भर चला पुलिस का ऑपरेशन एक्स। ऑपरेशन एक्स के तहत नागपुर में मादक पदार्थों की विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मिशन एक्स की मदद से टेक्सास स्मोक के 14 हुक्का पार्लर सहित 17 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया, जबकि 32 स्थान पर सर्च ऑपरेशन रात भर चला। नागपुर में 26 आरोपियों के खिलाफ 16 प्रकरण विविध थानों में दर्ज किए गए। इसकी जानकारी नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने दी। नागपुर में तेजी से बढ़ती ई सिगरेट और हुक्का उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए नागपुर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। ऑपरेशन टंडर के अंतर्गत टेक्सास नमक चर्चित स्मोक शॉप श्रृंखला में एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई। नागपुर पुलिस ने टेक्सास स्मोक शॉप पर की रेड। पूरी प्लानिंग से की गई छापेमारी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 43.37 लाख रुपए का प्रतिबंध और खतरनाक सामग्री जब्त की गई। जिन जगहों पर छापा मारा गया वहां पर खुलेआम ई सिगरेट, हुक्का पॉट, फ्लेवर निकोटीन लिक्विड्स, गांजा पेपर, चारकोल, गन टाइम लाइटर जैसे उत्पादक बेचे रहा। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नागपुर में चल रहे टेक्सास स्मोक शॉप चेन में बड़े पैमाने पर प्रतिबंध और हानिकारक सामग्री बेची जा रही है। दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू, तंबाकूजन्य हुक्का पार्लर, हुक्का पॉट, ई सिगरेट, तंबाकू और इंपोर्टेड सिगरेट बेची जा रही है। नागपुर पुलिस कमिश्नर को जब यह सूचना मिली तब उन्होंने एक साथ सभी शॉप और गोदाम पर छापा मारने का सीक्रेट प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन एक्स एक नाम दिया गया। पहले सभी दुकान और गोदाम सहित 17 स्थानों की चिन्हित किया गया। लगभग 150 पुलिस कर्मचारियों को मिलाकर 16 दस्ते तैयार किए गए। सभी दस्ते में क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी, 3 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। किसी भी दल को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। सभी दलों के एक एक पुलिस थाने के नाम का लिफाफा दिया गया। लिफाफे में दी गई जानकारी के अनुसार सभी को छापा मारना था। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नागपुर में ये कैसे पहुंच रहा था, इसकी जानकारी उन्हें गुप्त सूचना पर मिली थी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए मेरे सहयोगी शिल्पा के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।